देखिए, हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस का जो जीएस का पोर्शन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर संसद है। और संसद जब पढ़ते हैं तो उसमें कई चीज़ें आ जाती है। लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा, कार्यपालिका आएगी, और कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका दोनों। तो भारत में भारतीय संविधान का भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक 52 to 78 केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका का मतलब कार्यपालिका में 5 चीजें होती हैं। केंद्र की कार्यपालिका में हम लोग अभी केंद्र की कार्यपालिका पढ़ेंगे। 5 चीजें कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। ये केंद्रीय कार्यपालिका के पार्ट हैं, केंद्रीय कार्यपालिका का अंग है। अब हम लोग संसद, अगर कार्यपालिका के प्रमुख के बारे में बात होगी तो कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। जैसे राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल, वैसे केंद्र के कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अब संसद के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहली बात तो ये जान लें कि संसदीय शासन प्रणाली हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन से। इसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। ये क्या होता है? ये उत्तरदायी शासन की बात करता है, लोक मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है, और ये किन किन देशों में लागू है? तो ये वेस्टमिंस्टर प्रणाली जो लागू है, ये भारत, ब्रिटेन, कनाडा, इस तरीके के देशों में इसको लागू किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये संसद है, संसद। अब संसद जो है, इसमें आर्टिकल लिखते चल रहे हैं। संसद आर्टिकल 79 के तहत ये हो गया राज्यसभा, इसको उच्च सदन कहते हैं। ये आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के तहत। इसके बाद आता है लोकसभा, यह अनुच्छेद 81 के तहत। और ये होते हैं राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, और ये अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद लिखने से ये होगा कि याद होता चलेगा। तो संसद अनुच्छेद 79 के तहत, राज्यसभा 80 के तहत, लोकसभा 81 के तहत, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत। अब देखिए, राज्यसभा जो होता है, ये 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था, पहले आम चुनाव से राज्यसभा गठित हुई, लोकसभा गठित हुई, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, मतलब पूरा संसद गठित हुआ। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ठीक है, और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को राज्य परिषद कहते थे, राज्य परिषद, और लोकसभा को जनता का सदन कहते थे। 1952 का जो चुनाव हुआ था, उसमें ये जनता का सदन था और ये राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। 1954 में ये चेंज कर दिया गया और अब इसको राज्यसभा कहा जाने लगा, और 1954 से इसको लोकसभा कहा जाने लगा। यानी 1952 में जनता का सदन और राज्य परिषद के नाम से, और 1954 से वर्तमान जो नाम है वो 1954 में हुआ था। अब देखिए कि अगर केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में कहते हैं तो केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद देखिए कि पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, और 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा और राज्यसभा का तो गठन हुआ, राष्ट्रपति भी चुने गए। भारत में चूंकि लोकतंत्र के साथ गणतंत्र है, हमने संसदीय शासन प्रणाली यद्यपि ली है ब्रिटेन से, लेकिन राष्ट्रपति का पद हमने लिया है अमेरिका से। क्यों? राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद अमेरिका से लिया है, लेकिन राष्ट्रपति के जो अधिकार है वो ब्रिटेन की महारानी या महाराजा के अधिकार की तरफ है। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में भी है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र है। वहाँ लोकतांत्रिक राजतंत्र है और भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र है। चूंकि वहाँ पर राजतंत्र है, इस वजह से वहाँ पर राजा का पुत्र या पुत्री, उत्तराधिकार परंपरा है, राजा का पुत्र या पुत्री ही राजा बनता है या रानी बनती है। जैसे अभी देखिए
चार्ल्स सेकंड जो बने हैं, चार्ल्स द्वितीय जो बने हैं, तो वो क्यों बने हैं? क्योंकि उत्तराधिकार पर कोई चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद जो है वो चार्ल्स सेकंड जो है बन गए वहाँ के राजा। अगर बेटी होती तो रानी बनती। तो वहाँ पे तो कोई चुनाव नहीं हुआ। लेकिन भारत में भी जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और चुनाव मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले ही चुनाव हो गया, और एक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ तो दूसरे राष्ट्रपति चुनकर आ गए। तो यहाँ पर चुना हुआ व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनता है। तो यहाँ पे गणतंत्र है। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना भारत में की गई है। अब आइए देखिए कि ये हो गया संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। अब राष्ट्रपति के बारे में अगर पढ़ते हैं तो भारत के अगर भारतीय संविधान का भाग 5, ये क्या है? भारतीय संविधान का भाग 5 कार्यपालिका के बारे में बताता है, और ये अनुच्छेद 52 से 78 52 to 78 जो है वो कार्यपालिका के संदर्भ में बताया गया है। केंद्रीय कार्यपालिका अगर संसद की बात आती है तो संसद की बात जो आती है उसमें संसद अनुच्छेद 78 के बाद 79 से 122 ये संसद के बारे में है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, यानी कि लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा 3 अंग हो गए, लेकिन सदन केवल 2 ही होते हैं। वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है। अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, या भारत में एक राष्ट्रपति होगा और समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें होगी। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग के बारे में अनुच्छेद 53 में कहा गया है। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं उसको मतदाता मंडल या निर्वाचक मंडल कहते हैं। सभी लोग भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो होती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। इसको अभी आगे देखेंगे। पहले देखिए कि राष्ट्रपति पद की योग्यता। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता जो होती है वो अनुच्छेद आर्टिकल 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद की योग्यता में क्या है? अनुच्छेद 58 ये राष्ट्रपति पद की योग्यता दी गई है। अब उसमें क्या होता है? योग्यता में भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब याद रखिएगा, लाभ का पद के अंतर्गत लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य या किसी भी सदन का सदस्य और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का सदस्य ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव योग्यता ये होती है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब आइए देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता में ही देख लीजिए कि कम से कम 50 सदस्य, मतलब मतदाता परिषद के, मतदाता मंडल के 50 सदस्य उसके नाम का प्रस्ताव करेंगे और अगले 50 उसके नाम का अनुमोदन करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उनकी जमानत राशि जो होती है वो 15,000 रुपये है। 1997 से पहले मतदाता कम से कम 10 मतदाताओं द्वारा नाम का प्रस्ताव होना चाहिए था और 10 द्वारा अनुमोदन होना चाहिए था। लेकिन 1997 के बाद ये अनुमोदन और प्रस्तावक की सदस्य संख्या 50-50 कर दी गई, और जमानत राशि जो आज की तारीख में 15,000 रुपये है, 97 के पहले ये केवल 2,500 रुपये थी। तो इस तरीके से ये योग्यता हो गई। अब आप सवाल उठता है कि मतदाता मंडल में कौन कौन आता है। तो देखिए, मतदाता मंडल में जो होता है उसमें क्या होता है कि मतदाता मंडल में वो होते हैं, अनुच्छेद 54 में मतदाता मंडल की बात कही गई है। अनुच्छेद 58 योग्यता बताता है, अनुच्छेद 58 योग्यता, और अनुच्छेद 54 ये मतदाता मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतदाता मंडल कौन कौन होगा? जो मत डालेंगे। ठीक है,
अब मत कौन डालते हैं, ये संसद हो गया। राज्य में होता है विधान मंडल, ठीक है। विधान मंडल के अंतर्गत आएगा विधान परिषद, विधानसभा, पहले विधानसभा, ये हो गए राज्यपाल, और ये हो गए विधान परिषद, ठीक है। तो ये विधान, हर राज्य में विधानमंडल होती है, ठीक है। और विधानमंडल में क्या होता है, विधानमंडल आर्टिकल 168 के तहत विधानमंडल 169, देखिए अब विधानमंडल आता है, विधानमंडल के अंतर्गत 168 जो है वो विधानमंडल के बारे में बताया गया है, 169 विधान परिषद, 170 विधानसभा और राज्यपाल के बारे में 153। अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 152 में दी गई है, लेकिन केवल 152 राज्य शब्द की परिभाषा नहीं देता है। राज्य शब्द की परिभाषा अलग अलग संदर्भों में, जैसे भाग 3 में मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार के लिए जो राज्य की परिभाषा वो अनुच्छेद 12 में दी गई है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व के लिए राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है, और वैसे राज्य की परिभाषा 152 में। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152, 3 अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 153। अब देखिए, अगर विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानसभा निम्न सदन, विधान परिषद उच्च सदन। जैसे केंद्र संसद का राज्यसभा उच्च सदन है, वैसे राज्य में विधान परिषद उच्च सदन है। अगर संसद का लोकसभा निम्न सदन है तो विधानमंडल में विधानसभा निम्न सदन है। अब आइए देखिए कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं वर्तमान में। एक राज्य पश्चिम बंगाल में पारित हो चुका है, लेकिन अभी वो गठित नहीं हुआ, अभी हाल में वो पारित हुआ है तो वो गठित नहीं हुआ है। लेकिन विधान परिषद जो है वर्तमान में 6 राज्यों में है। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, यानी वो मतदाता परिषद के अंतर्गत, मतदाता मंडल के अंतर्गत विधान परिषद नहीं आते हैं। कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। अब एक चीज और देखिए, लोकसभा में इसको लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य जो होते थे वो अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे। और ये जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते थे इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे ताकि उनका प्रतिनिधित्व हो। एक सदस्य विधानसभा में मनोनीत होता था, इसको राज्यपाल मनोनीत करते थे। तो इन 2 सदस्यों को और इन 1 सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मनोनीत होते थे। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति ऐसा हो जो दोबारा, तो वो लोग तो उन्हीं को वोट देंगे, तो इनको मत वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन 2019 में एक 104वां संविधान संशोधन किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत करेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2019 में 104वां संविधान संशोधन किया गया और एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य और हर विधानसभा में राज्यपाल द्वारा, यदि एंग्लो इंडियन नहीं है 1 सदस्य, वो मनोनयन खत्म कर दिया गया है। खत्म किया, ये चुने जाते थे अनुच्छेद 331 के तहत, और ये मनोनयन खत्म किया गया 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2019 में। यानी अब सदस्यों की संख्या 550 रह गई है। वैसे 545 सदस्य वर्तमान में हैं, लेकिन 550 सदस्य जो हैं अब रह गए हैं जो चुनकर आते हैं। तो अब देखिए कि और यहाँ पे 12 सदस्य, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है, 238 प्लस 12 ये होते थे। ये भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, लेकिन संगीत, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले। अच्छा, ये 2 एंग्लो इंडियन क्यों चुने जाते थे
क्योंकि लोकतंत्र में सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एंग्लो इंडियन का मतलब ये था जिनके पूर्वज यूरोप से आए हों, यूरोपियन रहे हों, अंग्रेज रहे हों, तो उनका प्रतिनिधित्व हो। जब अपनी संविधान सभा गठित हुई थी तो संविधान सभा में भी एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य थे, फ्रैंक एंथोनी, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य थे, उसका उनका प्रतिनिधित्व रहे। ऐसा ना हो प्रतिनिधित्व ना हो। ये इस बार ऐसा हुआ है कि एक सदस्य डेरेक ओब्रायन जो एंग्लो इंडियन समुदाय के हैं वो राज्यसभा में चुन कर आए हैं। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य चुन कर आया है, वो भी राज्यसभा में। तो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व बना रहे, इसलिए 2 सदस्य चुनकर आते थे। तो अब जो है वो मनोनयन खत्म। अब क्या हो गया है कि लोकसभा के सभी सदस्य, पहले होता था लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन अब तो सभी निर्वाचित हैं, मनोनयन खत्म हो गया। तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य, ये ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। लोकसभा के सभी सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये मतदाता परिषद हो गया। और मतदाता मंडल के बारे में किसमें कहा गया? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में बताया गया है, आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि मतदाता मंडल के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। और इन्हीं में से जब राष्ट्रपति का जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो मतदाता मंडल में से कम 50 सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करेंगे और अगले 50 सदस्य उनके नाम का अनुमोदन करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या हो गई? भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 58 में दिया गया भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, उनकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो और वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। इसके अलावा कम से कम 50 सदस्य उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे। अब वो 50 हो सकता है लोकसभा के 50 हो सकता है विधानसभा के 50 हो सकता है राज्यसभा की, या तीनों मिलाकर 50 हो, तो उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे और अगले 50 सदस्य उनके नाम का अनुमोदन करेंगे। वो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे और वो राष्ट्रपति पद का जो प्रत्याशी होंगे उनका फिर चुनाव होगा। तो ये चुनाव की ये जो है उनकी योग्यता होती है। अनुच्छेद 58 में दी गई है। अनुच्छेद 57 में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में ऐसा केवल एक ही बार हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो 2 बार निर्वाचित हुए थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 1950 में जब संविधान सभा भंग कर दी गई तो अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई और संविधान सभा के अध्यक्ष चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो ये राष्ट्रपति बन गए। लेकिन 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था, आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अब राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि किसको खड़ा करना था, कैसे चुन लिया गया। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही योग्य व्यक्ति थे और उनका जो उस समय कद था वो बहुत विशाल कद के थे, तो उनके अनुरूप राष्ट्रपति का पद ही था। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उसको लेके क्या क्या चीज़ें हुई थी वो किसी और उसमें बताएंगे। तो अनुच्छेद राष्ट्रपति का पहला चुनाव 1952 में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार 1952 से 57 पहली बार चुने गए थे। 1957 में फिर से राष्ट्रपति पद के लिए पूरा कांग्रेस कार्यकारिणी, कांग्रेस के मेंबर उनके पीछे खड़े हो गए कि नहीं, इन्हीं को राष्ट्रपति बनाएंगे। और वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको जनता का भी बहुत समर्थन था, तो दूसरी बार भी खड़े हुए 1957 में और 1957 से 1962 तक दोबारा राष्ट्रपति रहे और 2 बार वो राष्ट्रपति चुने गए और उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, 12 साल का कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो अनुच्छेद 57 में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका में एक परिवर्तन, वैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है, लेकिन राष्ट्रपति अमेरिका में केवल 2 बार चुने जा सकते हैं, जबकि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार भी चुने जा सकते हैं, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। तो ये अनुच्छेद 54 में कहा गया है, अनुच्छेद 57 में कहा गया है। तो इस तरीके से अब देखिए 54 में मतदाता परिषद की बात आ गई। अब आइए कि राष्ट्रपति का
कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो शपथ लेने के बाद उनका कार्यकाल शुरू होता है और वहाँ से लेके 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। वो अपना इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। राष्ट्रपति अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति की ध्यान रखिएगा चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उनका कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पूर्व शुरू हो जाती है और यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें तो इस्तीफा दे तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो यदि राष्ट्रपति 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो भी 6 माह की, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, तो अगर ऐसा होता है तो भी 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। और यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगता है, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत होता है, तो राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है जिसको महाभियोग कहते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया नहीं है भारत में। तो राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लग जाए और राष्ट्रपति हट जाए तो भी 6 माह के अंदर राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। अच्छा, ये देखिए कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनके ऊपर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ऐसा तब हुआ था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। वीवी गिरी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी हो गए तो उनके फिर इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। तो इस प्रकार पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए वीवी गिरी और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो हुए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति का इस्तीफा किसको देंगे और किस तरीके से उनका कार्यकाल। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है और शपथ का प्रारूप भी अनुच्छेद 60 में दिया गया है। वैसे सारे संवैधानिक पद होते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है।